गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर के लिए आज ये हमारी पहली क्लास है। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पेपर का यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, सबसे पहले हम इसे देखते हैं। 1969 में रेगनर फ्रिश ने सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो शब्दों का प्रयोग किया था। आप सभी जानते हैं माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र को बताता है और मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य होता है व्यापक, बड़ा, लार्ज, वृहद। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम समष्टि अर्थशास्त्र में सभी इकाइयों को बड़े रूप में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल विनियोग, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर, हम सभी को बड़े रूप में अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने क्या परिभाषाएं दी है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा है, समष्टि अर्थशास्त्र विषय का वह भाग है जो बड़े समूहों और औसत का अध्ययन करता है, ना कि कुछ विशेष मदों का। इसका तात्पर्य यह है कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम सभी इकाइयों का समूह रूप में ही अध्ययन करते हैं, हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करते हैं। चैम्बरलिन ने भी इसी तरह का अपना वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है, समष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि या व्यापक मॉडल कुछ संबंधों की व्याख्या करता है। लिप्से और क्रिस्टल ने कहा है, समष्टिगत अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था या आर्थिक समष्टि के आचरण का अध्ययन करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की सभी इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन करता है। अब हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का स्कोप कहाँ कहाँ है। समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य तौर पर 4 क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहला है आय एवं रोजगार सिद्धांत। यह समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें हम उपभोग के, विनियोग के सिद्धांत, राष्ट्रीय आय के सिद्धांत, इनका अध्ययन करते हैं। दूसरा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। इस क्षेत्र में या इस भाग में हम मुद्रास्फीति को पढ़ते हैं, मुद्रा संकुचन को देखते हैं, मुद्रा अपस्फीति, कीमत स्तर से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, हम उनका अध्ययन इस सामान्य कीमत स्तर के सिद्धांत में करते हैं। तीसरा क्षेत्र आता है आर्थिक विकास के सिद्धांत का। इसमें विकसित हो या विकासशील देश हो, सभी देशों के विकास से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं, हम उन सिद्धांतों का, उनकी समस्याओं का अध्ययन इस क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। और आखिरी क्षेत्र जिसे कहा जाता है वितरण का समष्टि मूलक सिद्धांत, इसमें हम राष्ट्रीय आय में मजदूरी, लाभ और अन्य को किस तरह से बांटा जाता है, इस प्रकार वितरण के समष्टि मूलक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। तो ये तो थे समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। आइए अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार कौन कौन से हैं, कि हम जो समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं। आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली इसकी शाखा है समष्टि स्थैतिकी, दूसरी इसकी शाखा है समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी और तीसरी इसकी शाखा है समष्टि प्रावैगिकी। हम सबसे पहले देखते हैं समष्टि स्थैतिकी को। समष्टि स्थैतिकी समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें किसी एक समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतिम संतुलन का अध्ययन किया जाता है।
अंतिम संतुलन का, हम किस तरह से उस संतुलन पे पहुँचे हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे, हमें अंतिम संतुलन का अध्ययन इसमें करना है। इसे हम इस रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें OX अक्ष पर राष्ट्रीय आय, OY अक्ष पर उपभोग और विनियोग लिया गया है। OY रेखा राष्ट्रीय आय की रेखा है, C+I रेखा समग्र मांग रेखा है और Y रेखा जो है वो समग्र पूर्ति रेखा है। जहाँ आय की रेखा समग्र मांग रेखा समस्त पूर्ति रेखा को काटती है, उस E1 बिंदु पर संतुलन स्थापित होता है। जहाँ OY0 राष्ट्रीय आय स्थापित होती है, यहाँ AY0 उपभोग है और E1A विनियोग है। यह संतुलन का यदि हम अध्ययन करते हैं तो यह समष्टि स्थैतिकी कहलाता है। दूसरा हमारा प्रकार है समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी। हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, तो कभी भी संतुलन स्थिर नहीं रहते, संतुलनों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। कोई न कोई कारण ऐसा हो ही जाता है जिससे कि नए संतुलन स्थापित हो जाते हैं। तो समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी में हम पुराने संतुलन बिंदु का नए संतुलन बिंदु के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यदि हम किसी एक बिंदु का नए स्थापित दूसरे बिंदु के साथ तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो वह समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी कहलाता है। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में देख सकते हैं, पहला संतुलन E1 बिंदु पर है जहां OY1 राष्ट्रीय आय है। दूसरा संतुलन विनियोग में परिवर्तन के कारण नई उपभोग विनियोग रेखा के E2 बिंदु पर स्थापित होता है जहां राष्ट्रीय आय OY2 है। E1 बिंदु का यदि E2 बिंदु के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो यह समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी कहलाता है। अब हम देखते हैं समष्टि प्रावेगिकी को। हम एक संतुलन बिंदु का दूसरे संतुलन बिंदु के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, लेकिन हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन को किस तरह प्राप्त करते हैं, यदि हम उस पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करें तो वह समष्टि प्रावेगिकी कहलाएगा। जैसे OY1 राष्ट्रीय आय है, वह राष्ट्रीय आय बढ़कर OY2 किस तरह होगी, उस पूरी प्रक्रिया का जब हम अध्ययन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लें कि यदि विनियोग में वृद्धि की जाए तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, वह वृद्धि गुणक के रूप में होगी। यह वृद्धि तुरंत न होकर समय अंतराल के साथ साथ होगी। आप इस रेखा चित्र में E1 बिंदु से E2 बिंदु तक जाने के बिंदु पथ के रूप में इस प्रक्रिया को देख सकते हैं कि E1 से सीधी रेखा के रूप में विनियोग में वृद्धि हुई, उसी अनुरूप पहले आय में वृद्धि होगी, फिर वापस उपभोग में विनियोग में वृद्धि होगी, उससे आय में वृद्धि होगी, तो आप E1 बिंदु से E2 बिंदु पर पहुंच जाएंगे। तो इस पूरे मार्ग का यदि आप अध्ययन करते हैं तो समष्टि प्रावेगिकी कहलाएगा। अगर हम E1 बिंदु से E2 बिंदु के पूरे गंतव्य का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार विनियोग में वृद्धि होने से आय में वृद्धि हुई, तो वह पूरा गंतव्य अध्ययन समष्टि प्रावेगिकी का हिस्सा कहलाता है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।